हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 7 हिस्ट्री की बुक का थर्ड चैप्टर देखेंगे, द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेट। तो एस्टैब्लिशमेंट, ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट का मतलब होता है स्थापना, और दिल्ली सुल्तानेत एक नई सुल्तानेत के बारे में हमको देखना है। दिल्ली सुल्तानेत, इनके कौन से लीडर्स थे, ठीक है, कौन से राजा थे दिल्ली सुल्तानेत में, उनके बारे में हमको देखना है। तो दिल्ली सुल्तानेत की स्थापना, ठीक है, उसके बारे में हमको देखना है। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सुल्तानेत 1206 टू 1290, ठीक है, 1290, ये जो टाइम पीरियड है इसके बारे में हमको देखना है। तो इसमें हम पृथ्वीराज चौहान, अगर आपने नाम सुना है तो उनके बारे में देखेंगे, हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे, हम ये देखेंगे कि कुतुब मीनार किसने बनाया है, कब बनवाया, और दो लोगों ने मिलके बनाया है, ठीक है, और उनके जो सन इन लॉ है उन्होंने उसको कंप्लीट करवाया, कुतुब मीनार इल्तुतमिश ने, उनके बारे में हम देखेंगे। और आगे जो है हम जो उनके रूलर्स थे बालबन, इनके बारे में भी हम देखेंगे। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। In the previous lesson, we learned that India was divided into many small kingdoms between the years 100 to 1208. But after 1200, Turks established a powerful kingdom around Delhi in North India. तो हमने इससे पहले वाला जो चैप्टर है, लेसन था, उसमें हमने देखा था कि इंडिया जो है बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम से बटी हुई थी, ठीक है, कौन सा टाइम पीरियड में, 1000 से लेके 1200 AD का जो टाइम पीरियड है उसमें। लेकिन 1200 के बाद जो है जो तुर्क्स हैं, ठीक है, जो सेंट्रल एशिया से आए थे, उन्होंने एस्टैब्लिश किया बहुत ही पावरफुल किंगडम दिल्ली, और जो नॉर्थ इंडिया वाला जो पार्ट है वहां पे। और इस किंगडम को क्या कहा जाने लगा, दिल्ली सुल्तानेट। और इनके जो रूलर्स हैं उन्होंने एक्सटेंड किया, मतलब पूरा बढ़ाया अपना जो कंट्रोल था, ठीक है, जो अपना साम्राज्य था उसको, पूरा जो होल ऑफ इंडिया है उसमें अपना साम्राज्य को फैला के रखा था। तो यहाँ पे सुल्तान, सुल्तान का जो है वो अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब क्या होता है, रूलर, रूलर का मतलब राजा। और हेंस सुल्तानेत मीन्स किंगडम, और सुल्तानेत का मतलब क्या होता है, किंगडम, साम्राज्य। तो इन दिस लेसन वी शैल लर्न हाउ तुर्क सुल्तान एस्टैब्लिश देयर किंगडम इन दिल्ली। तो ये जो लेसन है हम इसमें क्या देखने वाले हैं कि तुर्क सुल्तान जो सेंट्रल एशिया से आए थे उन्होंने अपना किंगडम, अपना साम्राज्य दिल्ली में कैसे फैलाया। तो हमको देखना है सबसे पहले मैप द तुर्क सुल्तानेत इन द ईयर 1206 AD, ठीक है, मैप 3.1 है। तो यहाँ पे जो भी कलर में दिख रहा है ये है दिल्ली सुल्तानेत का एरिया, ठीक है, और ये प्रेजेंट डे जो डॉटेड लाइन में है, प्रेजेंट डे बाउंड्री है हमारी कंट्री की। और उस समय जो है कंट्री की बाउंड्री कुछ और हुआ करती थी, पूरा इंडिया सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। तो यहाँ देखिए उनके मेजर सिटीज कौन से हैं, पंजाब, मुल्तान, तराई, दिल्ली, अजमेर, ठीक है, ये सारे जो है। और अलग अदर किंगडम जो है, चित्तौर हो गया, चौलकी किंगडम हो गया, चंदेल किंगडम हो गया, कालचुरी किंगडम हो गया, सब हमने पहले भी देखा है। सेन किंगडम हो गया, कन्नौज के, है ना, ये सारे किंगडम्स के बारे में हमने देखा है, ठीक है। और ये जो डेजर्ट वाला एरिया है जो डॉटेड लाइन में है, ये डेजर्ट वाला एरिया जो अभी भी राजस्थान, गुजरात, ठीक है, और पंजाब वाले एरिया में आता है, ये डेजर्ट एरिया। तो सबसे पहले हमको देखना है मोहम्मद गौरी के बारे में। इन दोज डेज अफगानिस्तान, अ कंट्री टू द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया, वाज डिवाइडेड इनटू मेनी स्मॉल किंगडम दैट वाज रूल्ड बाय सुल्तान फ्रॉम टर्की। तो उस समय जो है ना, जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1200 AD के बाद की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो है जो हमारी कंट्री, सॉरी, जो अफगानिस्तान है, कंट्री है जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, ठीक है, वो छोटे छोटे किंगडम से बटा हुआ था। और ये जो किंगडम्स है उसे कौन रूल किया करते थे, उनका साम्राज्य, वहां पे जो सुल्तान से तुर्की के, वो वहां पे रूल किया करते थे। दिस तुर्क सुल्तान वेर कॉन्स्टेंटली एट वॉर विद ईच अदर टू एक्सपैंड देयर टेरिटरीज। और ये जो तुर्क सुल्तान है वो एक दूसरे से कॉन्स्टेंटली, मतलब लगातार एक दूसरे से लड़ाइयां करते रहते थे, ताकि वो अपना जो टेरिटरीज है, अपना जो एरिया है जहां वो राज्य कर रहे हैं उसको फैला सके, एक्सपांड कर सके। अमंग देम वाज मोहम्मद गौरी द सुल्तान ऑफ स्मॉल प्रिंसिपलिटी ऑफ गोर। तो इनमें से एक था मोहम्मद गौरी, वो क्या था, सुल्तान था, ठीक है। गोर नाम का जो एरिया है वहां पे उसकी स्मॉल प्रिंसिपैलिटी, प्रिंसिपैलिटी मतलब ऐसा रीजन, ऐसा किंगडम जिसे कोई प्रिंस रूल किया करता है, ठीक है। तो एक स्मॉल किंगडम था गोर, जिसे वो रूल किया करता था। और कौन को रूल किया करता था, मोहम्मद गौरी। ही ट्राइड टू एक्सपैंड हिज एम्पायर इनटू ईरान बट वाज डिफीटेड बाय शाह ऑफ खुरासन किंगडम इन ईस्टर्न ईरान। तो उन्होंने अपनी जो टेरिटरी है, अपना जो एम्पायर है, उसको ईरान में फैलाने की कोशिश की, लेकिन क्या हुआ, वो हार गए। किससे, जो शाह ऑफ खुरासान है उनसे, ठीक है। और ये कहाँ के राजा थे,
किंगडम ऑफ ईस्टर्न ईरान। ठीक है, इसके जो क्या थे, सुल्तान थे या शाह। ठीक है, सुल्तान या शाह कहा जा रहा है। ही देन हैड नो अल्टरनेटिव बट टू टर्न हिज अटेंशन ईस्टवर्ड टुवर्ड इंडिया। तो इसलिए जो है उन्होंने वहां पे जो एरिया है वहां पे उनकी दाल नहीं कर रही थी, मतलब उनको सक्सेस नहीं मिल रहा था, इसलिए जो है वो अपना जो उसने उन्होंने अल्टरनेटिव देखा, अल्टरनेटिव मतलब कि दूसरा रास्ता देखा, और उन्होंने अपना जो अटेंशन है उधर उसको किस तरफ ले आए, ईस्टवर्ड टुवर्ड्स इंडिया में। ठीक है, तो गोरी कॉन्कर्ड मुल्तान इन पंजाब रीजन एंड देन अटैक गुजरात। तो गोरी जो है उन्होंने कहाँ पे कब्जा किया, जो मुल्तान है पंजाब में रीजन में, उसे अटैक किया, उसको अपने कब्जे में रखा। उसके बाद जो है वो उन्होंने गुजरात में को अटैक करना स्टार्ट किया। बट गुजरात वॉज वेरी प्रॉस्परस मतलब बहुत ही संपन्न राज्य था, और वहां पे बहुत ही पावरफुल किंगडम हुआ करता था उस समय में, बिकॉज ऑफ सी ट्रेड। ठीक है, सी ट्रेड के कारण वहां पे जो उनका जो साम्राज्य है बहुत ही प्रॉस्परस हुआ करता था, बहुत ही पावरफुल हुआ करता था, बहुत ही शक्तिशाली हुआ करता था। इट्स चालुक्यन किंग भीम डिफीटेड हिम इन द बैटल। और जो चालुक्यन किंग है, अभी हमने देखा मैप में चालुक्यन किंगडम के बारे में, तो जो चालुक्यन किंग है भीम, उन्होंने उनको लड़ाई में हरा दिया। तो तुर्क सुल्तान then decided to first gain control over Punjab whose rulers were not so powerful। इसलिए जो तुर्क सुल्तान है उन्होंने क्या सोचा कि सबसे पहले जो है वो पंजाब का जो एरिया है वहां पे अपना जो सबसे पहले जो है अपना जो कंट्रोल है, ठीक है, उसको वहां पे फैला लेंगे। उसके बाद है ना, जो वहां पे जो रूलर्स हैं जो ज्यादा पावरफुल नहीं है, उनके जो टेरिटरीज है उनको हथिया देंगे। तो ही ग्रेजुअली एस्टैब्लिश हिज होल्ड ओवर पंजाब। तो इसलिए धीरे धीरे जो भी जो नॉन पावरफुल रूलर्स है उनको हराते हुए धीरे धीरे जो है उन्होंने पूरा जो पंजाब वाला एरिया है वहां पे अपना होल्ड बना के रख लिया, अपनी पकड़ बना के रख लिए। विच बॉट हिम टू द बॉर्डर ऑफ पृथ्वीराज चौहान किंगडम। और अब वो कहाँ पहुंच गए है ना, धीरे धीरे पंजाब वाला सारा एरिया को कवर करते हुए वो जो पृथ्वीराज चौहान का जो किंगडम है उसकी बाउंड्री में पड़ गया। नाउ ही नाउ सेट हिज साइड्स ऑन कॉन्करिंग दिल्ली। अब उन्होंने अपनी नजरें कहाँ गड़ा के रखी थी कि सेटर्न साइड में नजरें गड़ा के रखना कि अब उनको कब्जा करना है जो दिल्ली वाला एरिया है वहां पर। तो हम पृथ्वीराज चौहान थर्ड, ठीक है, इन्हें क्या और कहा जाता है, राय पिथोरा। ठीक है, इनको इनके बारे में देखना है, इनसे जो लड़ाई हुई इनके बारे में देखना है। इन दोज डेज द राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान रूल्ड ओवर दिल्ली एंड अजमेर। तो उस समय जो है राजपूत किंग पृथ्वीराज चौहान जो है वो रूल किया करते थे दिल्ली और अजमेर वाला जो एरिया वहां पे। लाइक गौरी पृथ्वीराज वाज आल्सो पावरफुल एंड एम्बिशियस एंड वांटेड टू एक्सपांड हिज एम्पायर। तो जैसे कि गौरी अपना सारा साम्राज्य फैलाना चाहता था, वैसे पृथ्वीराज जो है वो भी बहुत ही पावरफुल थे, ठीक है, बहुत ही शक्तिशाली थे और बहुत ही महत्वाकांक्षी रूलर थे, और वो भी चाहते थे कि वो अपना जो एम्पायर है उसको बहुत हद तक फैलाए। ही टू अटैक गुजरात बट ही वाज डिफीटेड बाय किंग भीम। और इन्होंने भी जो है गुजरात में अटैक किया, हमला किया, लेकिन क्या हुआ, वो हार गए। डिफीट मतलब हार गए, किससे, किंग भीम से। ठीक है, इससे पहले हमने देखा गौरी भी हारे थे किंग भीम से, और यहाँ पे पृथ्वीराज चौहान जो है वो भी हार गए थे किंग भीम से। देन ही टर्न हिज अटेंशन टू द किंगडम इन द ईस्ट बट अगेन फेल्ड टू कॉन्कर देम। इसलिए जो है वहां से हारने के बाद उन्होंने अपना अटेंशन जो है किस तरफ लेके गए, कौन से किंगडम, जो ईस्टर्न साइड में जो किंगडम है, हमारी कंट्री के जो ईस्टर्न साइड में किंगडम है, वहां वो अपने अटेंशन ले गए, वहां पे उन्होंने लड़ाई वगैरह लड़ी, लेकिन वो क्या हो गए, यहाँ पे भी वो हार गए और वो वहां पे कुछ भी कब्जा नहीं कर पाए। सो ही वॉज लेफ्ट विथ ओनली वन अल्टरनेटिव। तो उसके बाद उनके पास एक ही रास्ता था, अल्टरनेटिव मतलब एक ही रास्ता था, दूसरा रास्ता, टू मार्च टुवर्ड्स पंजाब, कि वो पंजाब की तरफ रुक करे। नेचुरली ही केम फेस टू फेस विद गौरी ऑन द बैटल। तो इससे क्या हुआ भाई, यहाँ पे जो है, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान जो है दिल्ली पे अटैक करना चाहता था और गौरी जो पंजाब। तो इसलिए क्या हुआ, फेस टू फेस आए, मतलब उन्होंने लड़ाई लड़ी किसके साथ, गौरी के साथ बैटलफील्ड में। तो अब हमको देखना है बैटल ऑफ तरेन के बारे में, जो कि मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में लड़ा गया था। मोहम्मद गौरी एंड पृथ्वीराज फेस्ड ईच अदर ऑन द बैटलफील्ड एट अ प्लेस कॉल्ड टरान इन द ईयर 1191। ठीक है, तो ये जो है 1191, ठीक है, 1191 जो पीरियड है, टाइम पीरियड था, उस समय जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान ने एक दूसरे को फेस किया। ठीक है, लड़ाई लड़ी कहाँ पे, टरेन में। ठीक है, इसलिए इसे कहा जाता है बैटल ऑफ टरेन। तो पृथ्वीराज इमर्ज द विक्टर, गौरी वाज ग्रीवसली वॉन्डेड इन द बैटल बट ही मैनेज टू एस्केप। तो पृथ्वीराज जो है वो इस लड़ाई में जीत गए, और गौरी जो है ग्रीवसली मतलब बहुत ही बुरी तरीके से वो लड़ाई में क्या है, जख्मी हो गया और किसी तरह वो वहां से भाग निकला। मैनेज टू एस्केप मतलब वो कहीं से भाग निकला।
He spent a year preparing for next battle, returning to once again face पृथ्वीराज at Terrain in 1192। तो उसके बाद उन्होंने एक साल पूरी तैयारी की कि भाई नेक्स्ट लड़ाई लड़ना है, पूरी जोश शोर से लड़ना है, और फिर एक साल बाद वो फिर से फेस करने गए पृथ्वीराज को वहीं पे ट्रेन में, वहां पे बैटल हुई, सेकेंड बैटल ऑफ टेरेन 1192 में। पृथ्वीराज हैज अ लार्ज आर्मी कंसिस्टिंग ऑफ इन्फेंट्री मैन एंड मेनी एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस। तो पृथ्वीराज के पास बहुत ही बड़ी आर्मी थी जिसमें कौन कौन क्या क्या हुआ करते थे। इन्फेंट्री मैन मतलब जो पैदल चलकर लड़ने वाले जो लोग रहते हैं, जो सैनिक रहते हैं, उन्हें इन्फेंट्री मैन कहा जाता है। उनके पास बहुत सारे एलिफेंट्स और हॉर्सेस भी थे। एलिफेंट मतलब हाथी, हॉर्सेस मतलब घोड़े। तो several small rulers and feudals also joined him in the battle। तो छोटे छोटे जो रूलर्स उसके अधीन थे वो लोग भी यहाँ ज्वाइन किया, और जो फ्यूडल किंग्स थे उनके अंडर में वो लोग भी ज्वाइन किए बैटल को। तो फ्यूडल किंग्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से पहले के चैप्टर्स में देख लिया था। तो गोरी आर्मीज वॉज वेरी मच स्मॉलर एंड डिड नॉट हैव एनी एलिफेंट्स। तो गोरी की जो आर्मी थी वो बहुत ही छोटी थी, उनके पास कोई एलिफेंट नहीं थे, हाथी वगैरह भी नहीं थे। बट ही हैड स्विफ्टर हॉर्सेस एंड हिज क्लेवरी मैन वेयर एडेप्ट एट शूटिंग एरोज व्हाइल राइडिंग। तो देखिए जो उनके जो सैनिक थे, ठीक है, जो हॉर्सेस है ना, उनके पास जो हॉर्सेस थे वो क्या स्विफ्ट मतलब बहुत ही तेज भागने वाले थे। ठीक है, वैसे भी सेंट्रल एशिया जो है वहां पे और अरब जो कंट्रीज है वहां पे घोड़े बहुत अच्छे मिलते थे, तो वहां से वो घोड़े लेके आए रहे होंगे। तो हो सकता है जो घोड़े हैं मतलब वो बहुत ही तेज दौड़ने वाले थे। और उनके जो पैदल चलने वाले जो सैनिक थे, क्लेवरी मैन थे, वो बहुत ही कुशल थे। ठीक है, उनको बहुत अच्छे से आती थी एरोस, है ना, जो धनुष बाण वगैरह चलाते हैं वो आती थी। और इवन जो राइड करते समय भी, है ना, हॉर्सेस राइड करते समय भी। व्हेन गोरीज हॉर्समैन अटैक्ड एलिफेंट ऑफ पृथ्वीराज देन द एलिफेंट स्टार्टेड रनिंग बैकवर्ड्स एंड स्टार्टिंग टू डिवास्टिंग देयर ओन आर्मी। तो जैसे ही जो घोड़ी के जो हॉर्समैन थे, ठीक है, जो उनके क्लेवरी मैन थे, ठीक है, क्लेवरी मैन, सॉरी मैंने यहाँ पे गलत बता दी शायद, क्लेवरी मैन जो है हॉर्सेस में राइड करने वाले उनको क्लेवरी मैन कहा जाता है। तो उन जो क्लेवरी मैन थे वो बहुत ही अच्छे से मतलब शूटिंग, है ना, जो एरो शूट करने में, धनुष बाण चलाने में, राइड करते समय, ठीक है, दो घोड़े में राइड करते समय जो क्लेवरी मैन है वो धनुष बाण चलाने में बहुत ही निपुण थे। तो जब घोड़ी के जो हॉर्समैन थे उन्होंने अटैक किया एलिफेंट्स, जो पृथ्वीराज के एलिफेंट थे, तो क्या है, एलिफेंट जो है वो बहुत डर गए। ठीक है, और वो इधर उधर दौड़ने लगे। ठीक है, रनिंग बैकवर्ड्स मतलब पीछे भी दौड़ने लगे, पीछे आगे सब इधर उधर दौड़ने लगे। तो इससे क्या हो गया वो पृथ्वीराज की जो आर्मी है, उनके खुद की जो आर्मी है उसको डिवास्ट करने लगे। डिवास्ट मतलब तबाह करने लगते हैं। दे अटैक्ड एलिफेंट एंड स्टैम्पल्ड देम। और तो उन्होंने क्या है, एलिफेंट्स पे अटैक किया और उनको क्या करने लगे, अपने कब्जे, है ना, भगदड़ मचाने लग गए। ठीक, तो देन द राजपूत किंग टेस्टेड डिफीट इन द सेकंड बैटल। तो राजपूत किंग जो है पृथ्वीराज चौहान, उनकी क्या हो गई, हार हो गई इस सेकंड बैटल में। आफ्टर बैटल ऑफ टेरेन तुर्क्स एस्टैब्लिश देयर रूल ओवर दिल्ली। और ये जो बैटल ऑफ टेरेन है उसके बाद जो है तुर्क्स ने अपना साम्राज्य फैला लिया, कहाँ पे, दिल्ली में भी। डिस्प्लेसिंग द राजपूत, डिस्प्लेसिंग मतलब राजपूत को हटा के। गोरीज जनरल क्विकली ब्रॉट द होल ऑफ द नॉर्थ इंडिया अंडर हिज कंट्रोल। और गोरी के जो जनरल्स थे, उनके जो ऑफिसर्स थे, उनने बहुत ही जल्दी जो है पूरा जो नॉर्थ इंडिया है उसको अपने अंडर कंट्रोल में रख लिया। तो रीजन ऑफ तुर्क सक्सेस, तो तुर्क के जो सक्सेस है उसका राज क्या था, तो ये बहुत ही मतलब चर्चा का विषय रहा है। जितने भी हिस्टोरियंस हैं, मतलब अगर पृथ्वीराज चौहान के पास बहुत बड़ी आर्मी थी, ठीक है, उनकी गोरी के जो आर्मी मैन थे, जो क्लेवरी मैन थे, वो बहुत ही कुशल थे, लेकिन इतनी बड़ी आर्मी को उन्होंने कैसे हराया, ये बहुत ही मतलब वाद विवाद का विषय रहा है, ये हमको देखना है। हाउ डिड तुर्क सुल्तान मैनेज टू डिफीट सो मेनी प्रोमिनेंट राजपूत किंग्स टू एस्टैब्लिश देयर सुप्रीमेसी। तो कैसे मतलब तुर्क के जो सुल्तान है उन्होंने मतलब किया होगा, कोशिश की होगी कि उनको जो प्रोमिनेंट मतलब बहुत ही मुख्य और शक्तिशाली जो राजपूत किंग्स है उनको हरा के अपना जो साम्राज्य है वहां पे ला जाए, अपने आप को सुप्रीम, है ना, बहुत ही बड़ा साबित कर सके। तो वाई वेयर द राजपूत किंग अनसक्सेसफुल इन द बैटल, क्यों जो राजपूत किंग्स थे वो हार गए, अनसक्सेसफुल मतलब हार गए। देयर आर क्वेश्चन हिस्टोरियंस हैव पॉन्डर्ड ओवर एंड दे प्रेजेंट मैनी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज। तो ये जो क्वेश्चन है, ये जो हिस्टोरियंस है, जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ज्यादा मतलब सोच विचार करते हैं इस क्वेश्चन के लिए, और बहुत सारे मतलब कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज है, मतलब वाद विवादिक जो है इसमें बहुत सारी जो धारणाएं हैं।
Some historians believe the mutual differences between the Rajput rulers were the main cause for their defeat. राजा जयचंद played an important role. तो यहाँ पे बहुत सारे historians ये मान के चलते हैं म्यूचुअल डिफरेंसेस जो राजपूत रूलर्स थे, ठीक है, और जो भी फिडल किंग्स उनके अंडर थे पृथ्वीराज चौहान के, तो उनके बीच में आपस में ही मतभेद था, बहुत म्यूचुअल डिफरेंसेस मतलब मतभेद था, उसके कारण जो है हो सकता है हार हो गई हो, और इसमें जो है राजा जयचंद ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस वाद विवाद में. अदर बिलीव दैट तुर्क वे victorious because their cavalrymen were adept at using bows and arrows bows and arrow while riding horses. तो और बहुत लोग ये बिलीव करते हैं कि तुर्क्स जो है उनकी जीत इसलिए हुई, विक्टोरियस मतलब जीतना, क्यों? क्योंकि उनके जो क्लैवरीमैन है, जो घोड़े पर सवार होकर चलने वाले जो सैनिक है, वो बहुत ही मतलब कुशल थे. एडेप्ट मतलब कुशल थे, ठीक है, बॉस एंड एरो धनुष बाण चलाने में जिस समय वो घोड़े को चला रहे हैं, ठीक है, इसलिए वो जीत गए. दे अटैक स्विफ्टली इन द बैटल एंड वे आल्सो रिट्रीट क्विकली टू सेव देमसेल्फ. तो वो क्या है, अटैक है ना, बहुत ही तेजी से अटैक कर लेते थे बैटल में, और रिट्रीट मतलब अपने आप को बचा भी लेते थे बहुत ही जल्दी से अगर कुछ भी हानि हो रही है तो उसमें. देयर बैटल टैक्टिक्स एंड रिसोर्सेस वेयर देयरफॉर सुपीरियर टू दोस ऑफ स्लोअर मूविंग राजपूत आर्मी. तो उनकी जो बैटल है ना, लड़ाई लड़ने की जो कुशलता थी, टैक्टिक्स मतलब कुशलता, जो उन्होंने तरीका अपनाया था, ठीक है, और जो रिसोर्सेस उन्होंने यूज किए थे वो क्या थे, सुपीरियर थे. इसी कारण जो है जो राजपूत रूलर्स है वो हार गए और गोरी की जीत हुई. तो फ्रॉम स्लेव टू सुल्तान, इसके बाद हमको देखना है कि स्लेव्स जो है, ठीक है, गुलाम जो है वो सुल्तान कैसे बन गए. ठीक, तो मोहम्मद गोरी वॉज मर्डर्ड अ कपल ऑफ ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ टरेन. तो बैटल ऑफ टरेन के बाद जो है मोहम्मद गोरी जो है उसको क्या कर दिया गया, मार दिया गया, मर्डर कर दिया गया है, ठीक है, मर्डर करना मतलब हत्या कर देना. एट दैट टाइम हिज अंपायर इन द सुल्तान वाज एडमिनिस्ट्रेड बाय हिज ऑफिसर्स एंड जनरल. और उसके बाद जो है उनका जो अंपायर है दिल्ली में, उसको कौन चलाने लगे, उनके जो ऑफिसर्स थे और जो जनरल्स थे वो लोग. तो यहाँ पे हुई स्लेव, व्हाट इज स्लेवरी, क्या होता है स्लेवरी, गुलाम, ठीक है, जो किसी के अंडर काम कर रहा है, जैसा वो बोलेगा वैसे ही उसको काम करना, उसे क्या बोला जाता है, स्लेव कहा जाता है. और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, स्लेवरी कहा जाता है. कैन यू इमेजिन स्लेव सर्विंग एज सीनियर ऑफिसर्स एंड जनरल. दिस वाज अ कॉमन प्रैक्टिस इन कंट्री लाइक ईरान एंड टर्की ड्यूरिंग दिस पीरियड. तो क्या आप मतलब सोच सकते हैं ये जो स्लेव्स हैं, है ना, जो मतलब स्लेव जो गुलाम है वो किसी राज्य में सीनियर ऑफिसर और जनरल के पद पे हों. तो ये जो कॉमन प्रैक्टिस है, इस तरीके का जो है कि मतलब जो गुलाम है उसको हम मतलब ऑफिसर्स बना दिया जाता था, बड़े बड़े जनरल का पोस्ट दे दिया जाता था. कैसे कैसे सोच में आ रहा होगा आपके, है ना, गुलाम, ठीक है, गुलाम का मतलब क्या होता है, दास, ठीक है, उसको कैसे आप इतने सीनियर ऑफिसर्स का पोस्ट दे सकते हैं. तो यहाँ पे आप देखेंगे आगे, ठीक है. तो यहाँ पे कॉमन प्रैक्टिस क्या था कंट्री में कि ईरान और तुर्की, है ना, यहाँ पे ये कॉमन चीज थी कि स्लेव्स को अच्छे पोस्ट दे दिया जाता था. कैसे देखेंगे. तो ट्रेडर्स वुड बाय यंग मैन. तो जो ट्रेडर्स है, जो बेचते थे ये स्लेव्स, वो क्या करते थे, यंग मैन्स को खरीदते थे, उनको ट्रेन करते थे कि कैसे लड़ाइयाँ लड़नी है, कैसे राज्य को चलाना है, एडमिनिस्ट्रेशन जो राजकाज का काम है उसमें उनको शिक्षित करते थे, और उनको स्लेव्स, है ना, ये जो स्लेव्स है उसको सुल्तान को बेच दिया करते थे. तो ये जो स्लेव्स है ये क्या हुआ करते थे, पढ़े लिखे कुशल, है ना, इनके पास बहुत सारे ज्ञान हुआ करता था, और हर चीज में ये बहुत कुशल हुआ करते थे. द स्लेव्स वेयर गिवन वर्क एंड रैंक अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज. और ये जो स्लेव्स है उनको काम और जो रैंकिंग है वो भी उनका जो कैपेबिलिटीज है, उनके पास जो भी कुशलता है उसके आधार पर उनको दी जाती थी. दे वे पेड हाई सैलरी. सम केपेबल स्लेव्स इवन सक्सीडेड देयर मास्टर्स टू बिकम रूलर्स. और इनको बहुत ही अच्छी सैलरी, हाई पेड सैलरी मतलब अच्छी सैलरी दी जाती थी. और बहुत सारे जो केपेबल स्लेव ऑफिसर्स थे वो क्या है, इतने मतलब पावरफुल हो जाते थे, कभी कभी वो क्या है अपने जो रूलर्स है उसके खुद के मास्टर्स बन जाते थे. इन दिल्ली गोरी स्लेव कुतुबुद्दीन ऐबक वाज इन चार्ज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन. और दिल्ली में जो गोरी का जो स्लेव है, ठीक है, उसका जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, वो इंचार्ज बन गया एडमिनिस्ट्रेशन का गोरी के डेथ के बाद. तो आफ्टर गोरी डेथ कुतुबुद्दीन डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ सुल्तान, बिकमिंग फर्स्ट स्लेव सुल्तान ऑफ दिल्ली. तो गोरी की मृत्यु के बाद जो कुतुबुद्दीन है उन्होंने अपने आप को घोषित क्या कर दिया, सुल्तान कर दिया, और इससे जो है वो पहले स्लेव सुल्तान बने दिल्ली के. ही बिगैन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार. इन्होंने ही जो है कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार के बारे में आपने सबने सुना होगा, बहुत ही लंबी इमारत है, ये दिल्ली में है. तो इसका जो काम है कंस्ट्रक्शन का, बनने का, वो ये जो स्लेव डायनेस्टी, फर्स्ट स्लेव डायनेस्टी के जो रूलर थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने स्टार्ट किया. और कुतुबुद्दीन ऐबक डेथ, हिज स्लेव्स इल्तुतमिश हु वाज आल्सो हिज सन इन लॉ बिकेम द सुल्तान. और कुतुबुद्दीन ऐबक की डेथ के बाद, ठीक है, ये
ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उनकी गलती से डेथ हो गई, मतलब उनके किसी एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। तो उसके बाद जो है इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश जो है जो उनका दामाद भी था, सन इन लॉ भी था, वो क्या बन गया, सुल्तान बन गया। ठीक है, दामाद सुल्तान सुल्तान बन गया है तो बहुत ये इल्तुतमिश को भी बहुत सारा जो नोबल्स हो गए, जो उसके ऑफिसर्स हो गए, उनसे बहुत ही ज्यादा मतलब विरोध सहना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो दमाद होके सुल्तान बन गए थे। ठीक है, तो ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, जो उसके जो ससुर ने जो चालू किया था कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन, उसको उन्होंने कंप्लीट कराया। इल्तुतमिश फेस्ड टू मेजर प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग हिज रूल्स, तो उन्होंने दो मेजर प्रॉब्लम फेस किए अपने राज्य के समय। फर्स्ट कंसर्न हिज ओन ऑफिसर्स एंड अदर रिलेटेड टू द डिफीटेड राजपूत रॉयल फैमिलीज। तो पहले जैसे कि मैंने बताया, जो उनके जो ऑफिसर्स थे, ठीक है, और जो राजपूत रूलर्स थे, डिफीटेड राजपूत रूलर्स थे, है ना, जिनको उन्होंने हराया था और तब दिल्ली में अपना साम्राज्य फैलाया था, उनसे उनको बहुत ज्यादा विरोध फेस करना पड़ता था। इल्तुतमिश सीनियर ऑफिशियल्स एंड जनरल्स वे नॉट विलिंग टू वर्क अंडर हिम एज दे डिड एज एंड डिड एज दे प्लीज। तो इल्तुतमिश के जो सीनियर ऑफिसर्स और जनरल्स थे वो उनके अंडर काम नहीं करना चाहते थे, और वो जो उनकी मर्जी रहती थी, जो उनके सीनियर ऑफिसर्स और जनरल्स की जो मर्जी रहती थी, वो अपने हिसाब से काम करते थे। दिस वीकेंड हिज एडमिनिस्ट्रेशन, इससे क्या हो गया, उनका जो साम्राज्य, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसका जो साम्राज्य था, वो क्या हो गया, कमजोर पड़ने लग गया। टेकिंग एडवांटेज ऑफ द सिचुएशन, द डिसेंडेंट ऑफ द अर्ली डेफिटेड राजपूत किंग बिगैन अपोजिंग द सुल्तान, और इसका एडवांटेज लेते हुए, ये जो सिचुएशन है जिसमें उसके खुद के ऑफिसर्स उनकी बात नहीं मान रहे थे, इसका एडवांटेज लेते हुए जो डिफीटेड राजपूत किंग्स के जो डिसेंडेंट्स थे, उनके जो आगे के जो वंशज वाले थे, वो लोग अपोज करने लगे ये जो सुल्तान था उसका। दे स्टॉप डिपोजिटिंग द रेवेन्यू एंड दे कलेक्टेड फ्रॉम द पीसेंट इन द रॉयल ट्रेजरी, और उन्होंने क्या करना चालू कर दिया कि जो रेवेन्यू वो कलेक्ट करते थे, ठीक है, उनको जो काम दिया गया था, जो डिफीटेड राजपूत किंग्स थे, कि उनको रेवेन्यू कलेक्ट करना है और रॉयल ट्रेजरी में जमा करना है, तो वो अब नहीं करते थे। ठीक है, तो वो उन्होंने क्या है, ये काम को रोक दिया था। और जो ट्रेजरी, रॉयल ट्रेजरी मतलब जो शाही खजाना है, वहां पे जो वो डिपॉजिट किया करते थे, वो अब करना बंद कर दिया। दे बिगैन लूटिंग ट्रैवलर्स एंड ट्रेडर्स ऑन द रोड, और क्या चालू कर दिया भाई, जो ट्रैवलर्स और ट्रेडर उनके राज्य में जाते थे, उनको वो लूटना चालू कर दिए। दिस फर्दर वीकेंड द सुल्तानेट एज अ रिजल्ट ऑफ विच इट्स विथ एक्सटेंडेड ओनली टू ओनली अ फ्यू सिटीज एंड टाउन्स। और इससे क्या हुआ कि जो सुल्तानेत है वो क्या है, बहुत ही कमजोर पड़ने लग गया। ये जो इल्तुतमिश का जो राज्य है वो बहुत ही कमजोर पड़ने लग गया, और उनका अब क्या हो गया, उनका जो साम्राज्य है वो कुछ सिटीज, है ना, कुछ सिटीज और टाउन्स तक ही सीमित होके रह गया। Iltutmish sought to solve his problem by promoting 40 loyal and deserving slaves to high ranks। और इल्तुतमिश ने क्या किया, अब इसका सोल्यूशन निकालने के लिए, अपने प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकालने के लिए, उसने 40 लॉयल और डिजर्विंग स्लेव्स जो थे उनको हाई रैंक्स में क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, आगे बढ़ा दिया। मेनी ऑफ देम वेयर मेड अक्तादास टू एडमिनिस्टर डिफरेंट प्रोविंस ऑफ हिज एम्पायर, कलेक्ट रेवेन्यू एंड क्रश रिवॉल्ट्स। और बहुत सारे लोगों को क्या बताया, बहुत सारे जो ये जो स्लेव्स है उनके अंडर उनको क्या बना दिया, उन्हें अक्तादास। ठीक है, ये लोग क्या करते थे, जो उनका क्या काम था, जो डिफरेंट प्रोविंस है उनके एम्पायर में, उनको क्या है, उनको एडमिनिस्टर करना है, वहां उनको अपना राज्य चलाना है, वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करना है, और कोई भी अगर रिवॉल्ट हो रहा है, विद्रोह हो रहा है, उसको उनको खत्म करना है। दे केप्ट पार्ट ऑफ द रेवेन्यू दे कलेक्टेड टू कवर देयर सैलरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस। और जो रेवेन्यू कलेक्ट करते थे उसमें से कुछ भाग वो अपने पास रखते थे एज उनकी सैलरीज, और जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो एक्सपेंसेस लगते थे, खर्चे लगते थे, उनको करने के लिए। दे वेर ऑल्सो पीरियडिकली ट्रांसफर फ्रॉम वन प्रोविंस टू अनदर, और समय समय पे उनको ट्रांसफर, पीरियडिकली मतलब समय समय में उनका क्या कर दिया जाता था, ट्रांसफर कर दिया जाता था एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस। बट अक्ता और रैंक, ठीक है, अक्ता का क्या मतलब होता है, रैंक वॉज नॉट हेरिडिटरी, मतलब एक अगर अक्तादार है तो उसका बेटा भी अक्तादार बन जाएगा, ये जरूरी नहीं था। तो वॉज नॉट हेरिडिटरी, अ सन कुड नॉट इनहेरिट द रैंक ऑफ हिज फादर। उसके बाद हमको देखना है रजिया सुल्तान के बारे में। तो ऑन इल्तुतमिश डेथ, ठीक है, इल्तुतमिश के डेथ के बाद में जो रजिया है, ठीक है, उनकी जो बेटी है रजिया, वो क्या है, राजा बन गई, मतलब शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन टू रूल दिल्ली। तो वो दिल्ली के रूलर बन गई, असेंडेड टू थ्रोन, मतलब उन्हें राजगद्दी में बैठा दिया गया दिल्ली का। तो शी ड्रेस्ड लाइक अ मैन, रोड हॉर्सेस एंड लुक्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स ऑफ द स्टेट, एस्टैब्लिशिंग पीस इन हर किंगडम। तो बहुत ही अच्छे से ये राज कर रही थी। क्यों बना दिया तो उसमें से रजिया सुल्तान को, ठीक है, क्योंकि जो उनके जो बेटे थे वो इनकेपेबल थे, उनमें ज्यादा मतलब बस उन लोगों को अय्याशी करने में का
ही शौक था, तो इसलिए उन्होंने अपनी जो बेटी थी रजिया रजिया उसको सुल्तान बना दिया। तो वो क्या है, जैसे आदमी लोग, ठीक है, वो ड्रेस करती थी, ड्रेस मतलब कपड़े पहनती थी आदमियों की तरह, घोड़े दौड़ाती थी, घोड़े पे राइड करती थी, रोड रोड हॉर्स मतलब घोड़े पे घुड़सवारी करती थी, और एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो है उसको देखती थी, और अपना जो किंगडम है वहां पे शांति बना के रखती थी। However, in spite of her many sterling qualities, the Turks wanted someone to throne to whom they could dictate terms. तो वो मतलब इन स्पाइट ऑफ हर, है ना, क्योंकि मतलब जैसे कि उनके पास बहुत सारी क्वालिटीज थी, ठीक है, अत्यंत उत्कृष्ट क्वालिटीज थी, एकदम बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज थी। उसके बाद भी जो तर्क्स है वो चाहते थे कि कोई ऐसा राजगद्दी में बैठे जिसको वो जैसा कहे वो वैसा ही करे, ठीक है, डिक्टेटर्स मतलब अपनी मनमानी उनसे करवा सके। लेकिन जो रजिया सुल्तान थी वो ऐसा नहीं करती थी, बट शी वॉज नॉट परफेक्ट। She set up a group of royal commanders and began giving ranks to non-Turks. तो वो क्या करने लगी, जो है ना, उन्होंने मतलब एक ग्रुप बनाया रॉयल कमांडर्स का, और वो रैंक्स देने लग गए जो नॉर्थ तुर्क्स थे, ठीक है, उनको रैंक्स देने लग गई। इससे पहले हमने क्या देखा था, जो स्लेव्स है उनको रैंक दी जाती थी। अब यहाँ पे जो है नॉर्थ तुर्किश लोग नहीं है, ठीक है, जैसे राजपूत हो गए, उनको वो रैंक्स देने लग गई। तो दिस इंसेंस द तुर्किश अमीस्ट, तो ये जो है इससे क्या हो गया, इंसेंस मतलब उससे बहुत ही आर्मी, इंसेंस मतलब बहुत ही एंग्री होना, मतलब बहुत ही गुस्सा हो गई ये जो तुर्क अमीर है, और वो उसका क्या करने, विरोध करने लगे, और आखिरकार में उसका उन्होंने मर्डर करवा दिया। अब उसके बाद हमको देखना है बालबन के बारे में। आफ्टर रजिया, बालबन बिकेम द सुल्तान ऑफ दिल्ली। जो रजिया के बाद जो है बालबन जो है सुल्तान बन गया दिल्ली का। ही वाज वन ऑफ द 40 स्लेव्स इल्तुतमिश हैज प्रमोटेड टू हाई रैंक्स। तो ये जो 40 जो स्लेव्स है जिसे इल्तुतमिश ने प्रमोट किया था बड़े रैंक्स में, हाई रैंक्स में, जिसको हमने अभी पहले देखा। तो बाई नाउ द तुर्क अमीर्स हैड बिकम वेरी पावरफुल एंड शो नो रेस्पेक्ट फॉर द सुल्तान। अब तक जो है जो तुर्क अमीर जो नोबल्स थे वहां पे, है ना, जो शाही जो लोग थे वहां पे जिनको हाई अथॉरिटी दी जा रही थी, अब वो क्या है सुल्तान को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं मानते थे, मतलब वो कुछ उनके लिए सुल्तान कोई मायने ही नहीं रखता था, वो उनकी बिल्कुल भी इज्जत नहीं करते थे। द प्लॉटेड अगेंस्ट हिम एंड इवन बिगैन थ्रेटनिंग हिम। तो वो उनके खिलाफ साजिश रखने लग गए, ठीक है, और उनको इवन डराने धमकाने भी लग गए। हाउएवर द स्ट्रॉन्ग एंड आयरन विल्ड बालबन slowly but firmly suppressed them, breaking their strained hold on power and cementing his position as sultan. लेकिन फिर भी, है ना, जो स्ट्रॉन्ग है ना, बहुत शक्तिशाली, और आयरन विल्ड मतलब एकदम मतलब उनकी सोच बहुत अच्छी थी, और मतलब वो एकदम तरीके से जो राज्य चलाना चाहते थे, इसलिए वो धीरे धीरे फ्रेमली मतलब एकदम गहराई से एकदम लड़ते हुए वो क्या है उनको दबा दिया, उन्होंने सप्रेस कर दिया, मतलब उनका जो सोच है वो करना चाह रहे थे उनको करने नहीं दिया। और ब्रेकिंग द स्ट्रेंज होल्ड, ठीक है, स्ट्रेंज होल्ड मतलब जो भी वो काम करना चाह रहे हैं, वो पावर को जो दबाना चाह रहे हैं उनको करने नहीं दिया, और अपनी जो सुल्तान की पोजीशन है उसको वैसे ही बनाए रखे। इवेंचुअली मैनेज टू विन देयर लॉयल्टी, और फिर धीरे से उनकी लॉयल्टी भी उन्होंने जीत गई। तो बालबन वाज एन ऑटोक्रेट हु बिलीव द पावर ऑफ द सुल्तान कुड नॉट बी चैलेंज बिकॉज ही वाज अ शैडो ऑफ गॉड। तो बालबन जो है एक ऑटोक्रेट था। ऑटोक्रेट मतलब वो अपने आप को बस राजा मानता था, एक रूलर, मतलब उसको लगता था कि पूरा जो कंप्लीट पावर है एक सुल्तान के पास भी है, और उसके जो सबऑर्डिनेट है, उसके जो नोबल्स है, जनरल्स है, उनके पास ऐसा कोई पावर नहीं है। तो वो क्या समझता था कि जो पूरा जो पावर है सुल्तान का वो उसके पास ही है, ठीक है, और उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता, उसको कोई भी कुछ भी नहीं बोल सकता, जो भी वो बोल रहा है वो सही है। और वो क्या मानता था कि सुल्तान जो है वो शैडो है गॉड का, है ना, रिफ्लेक्शन है, मतलब भगवान की परछाई है। ही फोर्स्ड हिज सब्जेक्ट टू बो हिज हेड बिफोर हिम सिज्जत और टच हिज फीट पे वॉस इन सैल्वेशन, ठीक है, उसको नमस्कार करते हुए, उसकी जय करते हुए जो उसके सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उनकी जो प्रजा है उनको क्या है सिर झुकाना है, उनके सामने सिज्जत करना है, उनके पैर भी छूना है, जिसे पेबोस कहा जाता था। द तुर्क अमीर फॉलोड हिज ऑर्डर बिकॉज दे वे टेरिफाइड ऑफ द रिग्रेस पनिशमेंट ही मेटेड आउट। तो जो तुर्क अमीर थे, जो नोबल थे, वो उनके ऑर्डर्स को फॉलो करते थे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही बुरी तरीके से उनको क्या है पनिशमेंट देता था अगर वो नहीं करते थे। रिग्रेस पनिशमेंट मतलब बहुत ही गंदा पनिशमेंट, बहुत ही बुरे तरीके से पनिश करना। ऑन बाबर्स डेथ Kekubad became the ruler, but he ruled for only 3 years after which the slave dynasty came to end. तो बालबन की डेथ के बाद जो काकूबाद है वो रूलर बने, लेकिन सिर्फ 3 साल के लिए रूल कर पाए, उसके बाद जो है स्लेव डायनेस्टी क्या हो गई, खत्म हो गई। द तुर्क सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी ड्यूरिंग देयर रेन। तो तुर्क सुल्तान है, उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी इजाद किया, ठीक है, उसके उनके समय में। दे प्रोटेक्टेड दिल्ली अगेंस्ट द इंक्रेशन ऑफ
पावरफुल सेंट्रल एशियन वॉर लॉर्ड चेंगिस खान एंड अदर मंगोल लीडर्स। और उन्होंने क्या है, प्रोटेक्ट किया दिल्ली को, ठीक है, बचा के रखा दिल्ली को। घुसपैठ जो कर रहे थे, कौन कर रहे थे, जो सेंट्रल एशिया से आया हुआ जो वॉर लॉर्ड है, मतलब वॉर मतलब लड़ाइयों का जो राजा था, जो बहुत ही ज्यादा उससे लड़ाई लड़ चुकी थी, चंगेज खान से उन्होंने बचा के रखा दिल्ली को, और जो मंगोल लीडर्स है उससे भी। इट वॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड दैट मंगोल्स इन्वेटेड द होल ऑफ सेंट्रल एंड वेस्ट एशिया बट दे कुड नॉट डिफीट दिल्ली सुल्तान। ये वही समय है जो मंगोल्स ने पूरा जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया वहां पे अपना कब्जा जमा के रखा था, लेकिन वो दिल्ली सुल्तान को हरा नहीं पाए। द तुर्क सुल्तान saw the immigration of many people from countries like Iran, तुर्की, खुसरान who settled down in India। तो तुर्क सुल्तानेट का जो समय था, उस समय बहुत सारे इमिग्रेशन मतलब दूसरे देश से आकर हमारे देश में बस जाना, तो बहुत सारे जो लोग हैं ईरान से, तुर्की से, खुसरान से हमारी कंट्री में आके सेटल हो गए। मेनी डिटेल्स अबाउट द रूल्स ऑफ दिस सुल्तान कुड बी फाउंड इन द बुक्स रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। और बहुत सारे जो इस पीरियड के बारे में हमको पता चलता है, क्योंकि उस समय बहुत सारी बुक्स जो है लिखी गई थी, उस समय जो पीरियड है वहां से हमको पता चलता है। तो brought with them not only their religion and tradition but also the art, food, dressing habits and culture। और तुर्क जो हमारी कंट्री में आके बस गए, उन्होंने अपना रिलीजन भी हमारे कंट्री में लेके आए, अपने ट्रेडिशंस भी लेके आए, जो उनका आर्ट था, फूड था, ड्रेसिंग हैबिट्स, कल्चर हमारी कंट्री में लेके आए, जिसको लोगों ने अपनाया। वी शुड लर्न मोर अबाउट तुर्किश इन्फ्लुएंस ऑन लाइफ इन इंडिया इन द नेक्स्ट चैप्टर। और ये जो इन्फ्लुएंस जो है, उनका जो प्रभाव है हमारी कंट्री के लोगों के ऊपर, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट होता, बहुत सारी चीजें हमने देखी इस चैप्टर में, ठीक है। मोहम्मद अगौरी के बारे में देखा हमने, पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखा, कुतुब मीनार के बारे में देखा, इल्तुतमिश के बारे में देखा, बालबन के बारे में देखा। और हमारी कंट्री में जो है बाहर से कंट्री के हैं, जो तुर्किश कंट्रीज हो गई, ईरान, तुर्की और खुशरान से जो लोग सेटल आए, जिसके कारण हमारी कंट्री में बहुत सारे चेंजेस आए, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर होता है खत्म। और मुझे लगता है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो लाइक शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो लेक्चर कैसा लगा। और अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लो, ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।